नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि गो मैकेनिक क्यों फेल हुआ। एक तरफ कई सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्टार्टअप्स के स्कैम भी आ रहे हैं। कुछ स्टार्टअप जो आईपीओ कर रहे हैं, उनमें से कुछ रिटेल इन्वेस्टर को डुबा भी रहे हैं। ऐसे ही कुछ गो मैकेनिक के साथ हुआ है। इन्होंने बताया कि इनका जो वैल्यूएशन है वो ढाई ढाई हज़ार करोड़ का है और ये यूनिकॉर्न भी बनेगी निकट भविष्य में। लेकिन फिर पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये एक स्कैम है। क्या वजह है कि अब लग रहा है कि ये स्टार्टअप डूब जाएगा। इन्होंने $300 मिलियन की फंडिंग उठाई। सबको लग रहा था कि ये कंपनी कभी ना कभी यूनिकॉर्न बनेगी। फिर अमित बासिन ने एक पोस्ट शेयर करी जिसमें बताया कि ये लोग इतने पैशनेट हो गए, जो रेवेन्यू इन्होंने दिखाया वो फ्रॉड था, वो फ्रॉड हो गया। वो भी इन्होंने कहा कि गलती से हुआ। एक टाइम पे गो मैकेनिक 40 से भी ज़्यादा सिटीज़ में ऑपरेट कर रही थी। 1100 से भी ज़्यादा इनके वर्कशॉप्स थे और 1100 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे। कुछ समय पहले इन्होंने अपने 30% एम्प्लॉइज़ को फायर किया। अब रिसेंटली खबर आ रही है कि इन्होंने उसमें से भी जो बचे हुए थे 70% से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को इन्होंने फायर कर दिया। बाकी लोग जो बचे हैं उनको बोला गया है कि 3 महीने आपको बिना किसी सैलरी के काम करना है। ऐसे जितने भी स्कैम होते हैं इनमें एक सेट पैटर्न होता है। जैसे इनके फाउंडर्स एक अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए होते हैं, अच्छा खासा कॉर्पोरेट और स्टार्टअप का एक्सपीरियंस होता है। ऐसे सेक्टर लेते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हों, थोड़ी बहुत फंडिंग मिल जाती है, फिर ये लोग कॉन्टैक्ट बनाते हैं, उसके बाद फंडिंग पर फंडिंग रेस करते हैं रहते हैं। फिर इनको लगता है कि फंडिंग मिलती रहेगी तो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, फिर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, लेकिन ये होते नहीं हैं कभी भी प्रॉफिटेबल। अब गो मैकेनिक क्यों फेल हुआ, इसके 3 वजह हैं। पहला है कि इनका गलत बिजनेस मॉडल था। जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आप गाड़ी की सर्विसिंग करवानी होती है कुछ समय के बाद, तो आप गारंटी ख़त्म हो जाती है तब आप लोकल गैराज में सर्विसिंग करवाते हैं। और वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है कि प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती है, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई फिक्स प्रोसेस या टूल नहीं होते। इन्हीं एम्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए गो मैकेनिक का फंडा आया और गो मैकेनिक शुरू हुई। इन्होंने ओयो जैसे ओयो ने बाकी होटल्स के साथ टाई अप किया, वैसे ही इन्होंने वर्कशॉप्स के साथ टाई अप किया और उनके लिए लीड्स लेकर आने लग गए। 2016 में ऐसे ही इन्होंने शुरुआत करी। आप गाड़ी लेकर साल में 1 या 2 बार जाते हो तो इस मॉडल में गो मैकेनिक प्रॉफिटेबल बना ही नहीं पा रहा था, प्रॉफिट बन ही नहीं पा रहा था। एक बार सर्विस लेने के बाद ज़रूरी नहीं कि आप उसी सर्विस सेंटर में जाओ। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने गो मैकेनिक को डिस्काउंट देने पड़ रहे थे। मान लीजिए कि गो मैकेनिक का कस्टमर 5,000 रुपये खर्चा करता है, तो गो मैकेनिक का जो कमीशन होगा उसमें से 750 रुपये होगा। लेकिन कस्टमर एक्विजिशन इनका 1,000 रुपये था, तो उन्होंने लॉसेस बनाए हर एक पे 250 रुपये। जितना ज़्यादा ये स्केल करते गए उतना ज़्यादा इनके लॉस बढ़ते गए। दूसरी वजह है कि ये कई सारी चीज़ों में एक्सपांड करना चाहते थे। जब एक स्टार्टअप एक फील्ड में नहीं चलता तो वो 4-5 चीज़ों में एक्सपांड करने की कोशिश करता है। तो इन्होंने 2 व्हीलर्स की सर्विसिंग भी शुरू कर दी। फिर इन्हें लगा कि 2 व्हीलर्स में कॉस्ट कम होती है तो मार्जिन वैसे ही कम होगा। उसके बाद इन्होंने सोचा कि स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस में चले जाते हैं, तो इन्हें कई बड़े कंपटीटर्स से कम्पीट करना पड़ रहा था, तो इस फील्ड से भी इनको खाली हाथ ही आना पड़ा और ये कम्पीट नहीं कर पाए। कार मैन्युफैक्चरर जो थे, हम वो मैकेनिक को 10% मार्जिन देते थे, ये लोग 12% मार्जिन देते थे। ऐसे में ये कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि फ़ॉरेन में एक्सपांड कर लेते हैं, तो इन्होंने केन्या और मलेशिया में एक्सपांड कर दिया। अब फ़ॉरेन में एक्सपेंड करने के लिए नई टीम चाहिए होती है, फिर रिसर्च करनी होती है, उसमें बहुत सारा खर्चा आता है, तो ये वहाँ से भी खाली हाथ वापस आ गए। फिर इन्होंने सोचा कि इंश्योरेंस भी बेचने लग जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में पहले से ही बड़े प्लेयर्स हैं जैसे पॉलिसी बाज़ार। इनकी दिक्कत थी कि इनके पास बहुत सारा पैसा था,
लेकिन जब मेजर बिजनेस ही पैसा नहीं बना पा रहा तो बाकी के बिजनेस कैसे बना पाते। तीसरा कारण है कि कोविड के कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया था, तो स्पेयर पार्ट्स लेने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन कोविड के टाइम पे कार का बिज़नेस, यूज्ड कार का बिज़नेस भी बढ़ गया था। अब तक आपको समझ में आ गया होगा इस केस स्टडी में कि ये लोग सिर्फ तुक्का मार रहे थे, अंधेरे में तीर चला रहे थे कि इनका कोई भी एक बिज़नेस चल जाए। जब अचानक इनकी फंडिंग रुक गई तो इनकी हालत टाइट हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ ये कि 2022 में ये लोग अपना नेक्स्ट फंडिंग राउंड रेज करने की कोशिश कर रहे थे। उसके लिए इन्होंने सॉफ्टबैंक और टाइगर ग्लोबल से बात कर ली थी। इनको एक ऑफ़र $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर मिल गया था, लेकिन इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था और इनको 1.2 बिलियन की वैल्यूएशन पे चाहिए था। धीरे धीरे जब इनको फंडिंग मिलना बंद हो गई तो इन्होंने इन्वेस्टर से कहा कि 800 मिलियन में वैल्यूएशन में भी ये लोग रेस कर लेंगे। फिर जब भी इन्वेस्टर नहीं माने तो इन्होंने कहा कि 650 मिलियन में भी हम लोग फंडिंग रेस करने के लिए तैयार हैं। तो सॉफ्टबैंक ने कहा कि एक बार हम लोग चेक करते हैं कि आपके नंबर सही भी हैं या गलत हैं। सॉफ्टबैंक ने EY से ऑडिट करवाया तो इनको पता चला कि लॉस में तो ये है ही, लेकिन ये जो रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी इन्होंने बहुत हद तक इन्फ्लेट करके रखा है। फिर इन्वेस्टर ने हाथ खींच लिए। सिक्वोया कैपिटल ने पहले भी जिस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है उसमें भी ऐसे ही फ्रॉड आए जैसे भारत पे में। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि वैल्यूएशन मायने नहीं रखती, पहले वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है, तभी एक स्टार्टअप को सस्टेन या एक कंपनी सस्टेन कर पाती है। इस फेलियर की सीख भी आप अपने स्टार्टअप में अप्लाई कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।